Hello guys, welcome to Mentor Space. My name is Deepak and I welcome you all to a very important session of your ESI subject of RBI Grade B as well as NABARD Grade A examination. तो दोस्तों इस ESI स्टैटिक की सीरीज में आज तक हमने 4 चैप्टर जो है आपके कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। आपका जो है 5th चैप्टर अभी चल रहा है, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑल दीज लेक्चर्स वी आर कवरिंग इन डिटेल। ठीक है, ऑल दिस लेक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एज वेल एज नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। इन लेक्चर्स को दोस्तों हम इस वे में कवर कर रहे हैं ताकि आपकी ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव दोनों की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज जो है दोस्तों हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एक्सचेंज रेट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ईएसआई सिलेबस। ठीक है, चलिए दोस्तों, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वहां पे हम आपके साथ रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आज आपको हमारे नाबार्ड ग्रेड ए 2023 कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा। दैट इज टू द पॉइंट कोर्स। इन दिस कोर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू नॉन स्टैटिक एज वेल एज स्टैटिक कवरेज ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए 2023 एग्जामिनेशन। अगर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आई विल शेयर द लिंक ऑफ दिस कोर्स इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन चेक आउट दैट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज रेट क्या होती है? मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं फॉर एनी पर्पस, मेडिकल पर्पस, एजुकेशन पर्पस या वैसे ही घूमने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आप यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो वहां पे जो है इंडियन रुपीज नहीं चलती है। बेसिक से पढ़ रहे हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो वहां पे क्या है, जब आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे विजिट कर रहे हैं, वहां पे स्टे कर रहे हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए, कुछ परचेज करते हैं, तो वहां पे आपको उनकी करेंसी में जो है डील करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप वहां पे किसी दुकान में जा रहे हैं, किसी सर्विस को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको उनकी करेंसी ही लेनी पड़ेगी। तो उनकी करेंसी को जब हम हमारी करेंसी देंगे, ठीक है, जहां पे भी उसको चेंज करते हैं, जिस रेट पे उसको चेंज करते हैं, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जा रहे हैं इंग्लैंड, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं आप, वहां की करेंसी है पाउंड। क्लियर है? पाउंड लेंगे आप, मान लीजिए पाउंड जो है वो 100 रुपीज पर पाउंड चल रहा है। ठीक है, आपको जो है मान लीजिए 1000 पाउंड की जरूरत है फॉर योर स्टे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टेइंग फॉर दिस मच डेज कि आपको 1000 पाउंड की जरूरत है। 1000 पाउंड जो है वो आपको कितने रुपए में मिलने वाले हैं? दैट इज 1000 इंटू 100 रुपीज। तो उतने रुपए जब आप पे करेंगे तो आपको 1000 पाउंड मिलने वाले हैं। तो ये जो रेट है ना दोस्तों, टू एक्सचेंज द करेंसीज एट सम रेट इज नोन एज एक्सचेंज रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन इज दैट मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पे नेशनल करेंसीज, डिफरेंट नेशनल करेंसीज जो है होती हैं, वो ट्रेड की जाती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोला जाता है। क्लियर दोस्तों? द मेजर पार्टिसिपेंट इन दिस मार्केट इज कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, अदर ऑथोराइज्ड डीलर्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज। सो ये इनकी मेजर डीलर्स हैं, ठीक है, मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं इस मार्केट के। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। एन एक्सचेंज रेट इज द वैल्यू ऑफ वंस नेशन करेंसी वर्सेस द करेंसी ऑफ अनदर नेशन और इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो एक नेशन की करेंसी की वैल्यू वर्सेस अनदर नेशन, दूसरी करेंसी की वैल्यू जब हम देखते हैं उसको एक्सचेंज रेट बोला जाता है। वो एग्जांपल, हाउ मेनी इंडियन रुपीज डज इट टेक टू बाय 1 पाउंड। ठीक है, तो कितने रुपए में 1 पाउंड आने वाला है, दैट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब कितने टाइप्स की एक्सचेंज रेट होती है वो देख लेते हैं। तो एक्सचेंज रेट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू, ठीक है, फर्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम, सेकंड इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम, थर्ड इज मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैं आपको समराइज वे में बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्सचेंज रेट जो होती है ना वो फिक्स कर दी जाती है। कौन फिक्स करता है इसको? अथॉरिटीज फिक्स करती है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये होता है कि आप मार्केट जो होती है एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है। इसमें जो है अथॉरिटीज डिसाइड करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट। इसमें मार्केट डिसाइड करती है कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होने वाला है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। और जब हम मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम की बात करते हैं, फ्लोटिंग इज इक्वल टू फिक्स्ड। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना कि फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल सेम होने वाला है, फिक्स्ड नहीं, फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लोटिंग और फ्लेक्स। तो जब हम मैनेज्ड फ्लोटिंग
रेट सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को? वो डिसाइड करता है गवर्नमेंट प्लस मार्केट। जब मार्केट की जरूरत होती है तो मार्केट, जब गवर्नमेंट की जरूरत होती है तब गवर्नमेंट। क्लियर है दोस्तों? तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती रहती है, वैसे मार्केट चलती रहती है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब आगे बात करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ए हैंड्स ऑफ नॉन intervening policy that allows the foreign exchange market to adjust the equilibrium through balance of demand and supply with no explicit government action। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई के गेम पे, डिमांड एंड सप्लाई का जो गेम चलता है वो दोस्तों मार्केट सिस्टम होता है। मार्केट जो है वो डिसाइड करती है इस एक्सचेंज रेट के सिस्टम को। ठीक है, ये एक नॉन इंटरवेनिंग पॉलिसी है जिसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं रहता है। इस दोस्तों इस एक्सचेंज रेट को हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। सो काइंड रिमेंबर दिस कि क्वेश्चन आपका फ्लेक्सिबल से है चाहे फ्लोटिंग से है, कंसेप्ट आपका सेम टू सेम रहने वाला है। क्लियर है? तो इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ए डोमेस्टिक करेंसी इज लेफ्ट फ्री टू फ्लोट अगेंस्ट नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्लियर है दोस्तों? एंड डिटरमाइन इट्स ओन वैल्यू। सो खुद की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में? जो डोमेस्टिक करेंसी होती है, फॉर एग्जांपल रुपी जो इंडिया की करेंसी है, इसको फ्रीली फ्लोट करने दिया जाता है। फ्लेक्सिबली ये अपना एक्सचेंज रेट जो है डिसाइड करती है खुद से, जब इसको कंपेयर किया जाता है फॉरेन करेंसीज के एक नंबर ऑफ फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। क्लियर है दोस्तों? चलिए, नाउ सच एक्सचेंज रेट इज आल्सो नोन एज मार्केट ड्रिवन और बेस्ड एक्सचेंज रेट्स। क्लियर है दोस्तों? दूसरा नाम इसका ये हो गया, विच आर रेगुलेटेड बाय फैक्टर्स सच एज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसीज इन कंसर्न्ड इकोनॉमी। तो डिमांड एंड सप्लाई के गेम पे मतलब मार्केट के बेस पे जो है इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर जो है करेंसीज की वैल्यू डिसाइड होती है। क्लियर है? चलिए अब डेप्रिशिएशन और एप्रिशिएशन का कंसेप्ट जो है वो देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के नीचे आता है डेप्रिशिएशन का मतलब ये हो गया जब आपकी करेंसी की जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इंप्लाइज दैट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, मान लीजिए डॉलर की बात कर रहे हैं, यूएस का डॉलर है, इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आईएनआर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एज इंक्रीज। मान लीजिए कि डॉलर की वैल्यू जो है वो आईएनआर के बदले जो है इंक्रीज हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं कि यहाँ पे आईएनआर हो गया, यहाँ पे आपका यूएस डॉलर हो गया। क्लियर है? पहले जो था आपका आईएनआर 70 रुपए का आपको $1 मिल रहा था। ठीक है, अब आपको 75 रुपीज का $1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि आपके डॉलर की जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज हुई है, डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है, और आपके जो आईएनआर की वैल्यू दैट इज रुपीज की वैल्यू वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट यहाँ पे ये लगा कि जब फॉरेन करेंसीज की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है इन कंपेयर टू डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है, उस कंसेप्ट को दोस्तों क्या बोला जाता है? डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर है? इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, एप्रिशिएशन की बात जब हम करते हैं, एप्रिशिएशन की बात मतलब कि करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई है, मतलब आईएनआर की वैल्यू इंक्रीज हुई है यहाँ पे। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो यूएस डॉलर है ना वो अब जो है 65 रुपीज का आने लगा। यूएस डॉलर की वैल्यू थोड़ी सी कम हुई है और करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है वो अप्रिशिएट हुई है। क्लियर है? सिमिलरली इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट regime, when the price of domestic currency that is rupee in terms of foreign currency increases, it is known as appreciation। appreciation का मतलब क्या हो गया कि जब डोमेस्टिक करेंसी फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज की जो वैल्यू है जब इंक्रीज हो रही है तो इसको बोलते हैं एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर है दोस्तों? अब इससे एक चीज थोड़ा सा अपने दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा अपने कंसेप्ट को सीखते हैं, किस हिसाब से? इस हिसाब से सीखते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करें, ठीक है, अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में एप्रिशिएशन काम आने वाला है कि डेप्रिशिएशन काम आने वाला है, ये अपने को देखना है। जब हम डेप्रिशिएशन की बात करते हैं, डेप्रिशिएशन की बात करें, डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट क्या है दोस्तों? डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट ये है कि जब डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुई है, ठीक है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई है। मतलब क्या था कि जब $1 जो है वो 75 रुपए का हो गया, 70 रुपए की जगह, 70 रुपए की जगह 75 रुपए का हो गया, तो मतलब करंट कंट्री क्या जो है वो एक्सपोर्ट को जो है जो ज्यादा है वो करेगी। ठीक है, डेप्रिशिएशन की बात करें तो करेंसी, इंडियन करेंसी की वैल्यू मान लीजिए 70 से 75 हो रही है, तो एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है, लोग एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि तब आपको $1 का 75 रुपए मिल रहा है। क्लियर है दोस्तों? और जब एप्रिशिएशन की बात होती है तो जब 65 रुपए का $1 है तो
ध्यान जो होता है वो इम्पोर्ट की तरफ होता है। अगर आप इस कंसेप्ट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अच्छी खासी डिटेल में वीडियो पड़ी है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। केस स्टडी जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप इससे पूछा जा सकता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि इसमें गवर्नमेंट जो है इंटरवीन करती है, वो डिसाइड करती है कि आपकी एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या होने वाली है। क्लियर है? चलिए, अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज एन एक्सचेंज रेट दैट इज एस्टैब्लिश्ड एट ए स्पेसिफिक लेवल एंड इज मेंटेन्ड थ्रू गवर्नमेंट एक्शन। सो गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू इसको मेंटेन किया जाता है और एक लेवल पे जो है इसको एस्टैब्लिश किया जाता है कि इतने रुपए का $1 जो है आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक है? Usually through monetary policy actions of central bank. Clear? Now, to fix an exchange rate, government must be willing to buy and sell the currency in foreign exchange market in whatever amount are necessary to keep the exchange rate fixed. ठीक है? तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपका जो यूएस डॉलर है ना दोस्तों, आपका जो यूएस डॉलर है, जब आप आईएनआर परचेज करने जा रहे हैं तो ये बोलेगी कि ₹1 का ₹70 डिसाइड कर दिया मैंने, अब आप इस पे इंपोर्ट करो चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे कुछ करो, मुझे मतलब नहीं है। आपका इस टाइम पीरियड के लिए अगर आपको $1 चाहिए तो आप मुझे ₹70 पे कीजिए। क्लियर है? बट इसमें दिक्कत ये होने वाली थी कि जब हम इसको मार्केट डिमांड सप्लाई के गैप में देखते हैं, जब इंडिया के पास डॉलर कम पड़ा है, ठीक है, रिजर्व में डॉलर कम पड़ा है, तो वो कैसे डॉलर दे देगी किसी को? क्लियर है? और मान लीजिए कोई एक रिटेलर है, ठीक है, उसको ₹70 का डॉलर मिल रहा है और बाहर जाके जो है मान लीजिए वो श्रीलंका में या फॉर एग्जाम्पल इन एनी अदर कंट्री उसको ₹75 डॉलर मिल रहा है, तो वो ₹5 के लिए वो गेम भी खेल सकते हैं ना। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो था वो इसलिए चला नहीं था। ठीक है, तो इसमें दो कंसेप्ट अपने और पढ़ लेते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ा था, वैसा ही लगभग सेम टू सेम जो कंसेप्ट है वो डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब ये है कि द एक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ वंस नेशन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। जब हम खुद की करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को जो है खुद से डिक्रीज करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी। फॉर एग्जांपल कि हम आईएनआर की, इंडियन रुपीस की वैल्यू जो है यूएस डॉलर के मुकाबले कम कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज डीवैल्यूएशन। व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर और फॉरेन करेंसी, देन इट इज नोन एज रीवैल्यूएशन। क्लियर है? This is usually done by the devaluation is usually done by to lower the price of countries export and raise the price of foreign import. Import को increase करने के लिए devaluation का सहारा लिया जाता है। ठीक है, which ultimately result in greater domestic production. Government devalues its currency by actively selling it and buying foreign currency. तो devalue कैसे किया जाता है? जब हम जो है foreign currency को actively sell कर रहे हैं, ठीक है, और foreign currency को buy भी कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए, और रीवैल्यूएशन कैसे होता है? जब हम नेशन की करेंसी को बाय कर रहे हैं और फॉरेन करेंसी को जो है सेल कर रहे हैं। ठीक है, डीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन आपको समझ में आया? चलिए, अब मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में दोस्तों गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है, बट टू सम एक्सटेंट। ठीक है, इसमें मार्केट और गवर्नमेंट दोनों का इंटरवेंशन रहता है। ठीक है, तो दिस सिस्टम इज ए हाइब्रिड और मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लेक्सिबल में दोस्तों क्या था कि मार्केट थी और फिक्स में गवर्नमेंट थी। तो गवर्नमेंट और मार्केट दोनों का, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों का जो है ये मिक्सचर है, उनका एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है। इन विच द गवर्नमेंट ऑफ एन इकोनॉमी attempts to affect the exchange rate directly by buying or selling the foreign currency or indirectly through monetary policy. तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे रहता है इसमें? जब उसको लगे कि हाँ यार मेरे को इंटरवीन करना चाहिए, डॉलर का प्राइस ऊपर नीचे काफी जा रहा है, इन्फ्लेशन आ सकता है करेंसी कंट्री में, या और भी कई चीजें हैं, उस समय इंटरवेंशन कैसे करती है? या तो डायरेक्टली जब आप फॉरेन करेंसी को बाय सेल कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है तो आरबीआई के थ्रू वो कर लेती है। ठीक है, तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आपको समझ में आया, फिक्स्ड आपको समझ में आया, और फ्लोटिंग आपको समझ में आया, मैनेज आपको समझ में आया। ठीक है, तो तीनों के तीनों एक्सचेंज रेट कंसेप्ट आपको समझ में आए, क्लियर हुए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो बस। ठीक है, लाइक्स आपके बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, मोटिवेशन नहीं मिल रहा मुझे, वीडियो धीरे धीरे कम कर दूंगा मैं। ठीक है, लाइक आएंगे वैसे वैसे बढ़ा लेंगे फिर से अपना। टारगेट ये है कि नाबार्ड से पहले आपका ईएसआई का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। करंट अफेयर का कोर्स अपना चल ही रहा है, ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर में भी कुछ लेके आए आपके लिए। अगर क्लासेस नहीं लेके आ पाते तो कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे मतलब आपके लिए। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि हम आपके लिए आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करें, ठीक है, आपकी सिलेक्शन को इंश्योर करें मिनिमम टू मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस पे, तो आप जो है वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है, शेयर करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मोटिवेशन इसी से मिलता है मुझे तो। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है,
कोई भी रिक्वेस्ट है, कोई भी फीडबैक है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से हम उससे बात करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज मेल मी एट info@mentorspace.in। ठीक है, बात करना चाहते हैं तो नंबर शेयर कर दो, कॉल कर लूंगा मैं आपको, बात कर लेंगे अपने। काफी स्टूडेंट से मैं वैसे ही बात करता रहता हूँ, आपसे भी कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे, कुछ और डिस्कस कर लेंगे, काफी चीजें डिस्कस करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको? लाइक कर दो पहली बार। ठीक है, अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल और रियल एक्सचेंज रेट समझ लेते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। ठीक है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज डिफाइंड एज number of units of domestic currency that are needed to purchase a unit of given foreign currency. For example, we want to buy 1000 US dollar। अब इस 1000 यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए हमें कितना आईएनआर देना पड़ेगा, कितने आईएनआर देना पड़ेगा? दैट इज नोन एज द नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो कितनी डोमेस्टिक करेंसी जो है हमें देनी पड़ेगी, कितने यूनिट देने पड़ेंगे टू परचेज द फॉरेन करेंसी। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। तो परचेजिंग पावर जो है करेंसीज की, उनको अकाउंट में नहीं लिया जाता। सिंपल रेट डिसाइड किया जाता है कि यूएस डॉलर इतने का है, इतना हमें आईएनआर देना पड़ेगा। रियल एक्सचेंज रेट में दोस्तों क्या होता है? रियल एक्सचेंज रेट में इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को अकाउंट में लिया जाता है और रियल एक्सचेंज रेट जो है आपकी डिसाइड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला क्या है? नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ गुड। एक गुड जो है, फॉर एग्जांपल कार की बात कर लेते हैं हमने, तो कार का अब्रोड में क्या प्राइस है, यूएस में क्या प्राइस है, और कार का इंडिया में क्या प्राइस है, इन दोनों के रेशो को नॉमिनल एक्सचेंज रेट से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी फाउंड द रियल एक्सचेंज रेट। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट समझा हमने कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट जब हमें यूएस डॉलर चाहिए कुछ, उसमें हमें कितना आईएनआर देना पड़ेगा। और इससे हमें पता चलता है कि अब्रोड में जो है इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है। कि मान लीजिए एक जो यूएस कार आपकी आ रही है, इंडियन रुपीज में बात कर रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए की आ रही है, 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज की आ रही है। और कंट्री में जो है वो आपको 8 लाख रुपीज की मिल रही है। तो फॉरेन में क्या चल रहा है? वो इन्फ्लेशन चल रहा है, अपने को जो है रियल एक्सचेंज रेट में वो महंगी पड़ने वाली है। ठीक है, तो प्राइजेस फॉरेन के और इंडिया के रेशियो को जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि रियल एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक है, ठीक है। नाउ इट टेल्स अस हाउ मच द गुड्स एंड सर्विसेज इन डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन करेंसी। क्लियर है? वो भी वैसे भी देख सकते हैं कि कितने इंडिया की गुड्स एंड सर्विसेज को हम फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ रियल एक्सचेंज रेट। क्लियर है? अब नीर और री की बात कर लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासे क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फेज 1 फेज 2 दोनों में। ठीक है, अगर आप बैंकिंग की तैयारी भी कर रहे हैं तो वहां पे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं स्टार्टिंग में, बड़े रेयरली पूछे जाते हैं, बट रेगुलेटरी बॉडीज में पूछे गए हैं। क्लियर है? चलिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट short form is NEAR. It is an unadjusted weighted average rate at which one's currency exchanges for a basket of multiple foreign currencies. तो जब हम डोमेस्टिक करेंसी को मल्टीपल फॉरेन करेंसीज के साथ एक बास्केट के साथ हम कंपेयर करके उसको एक्सचेंज करते हैं, उसकी एक्सचेंज रेट को जब हम डिसाइड करते हैं, देन इट इज नोन एज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। Now, it is an amount of domestic currency that is needed to purchase foreign currency। ठीक है, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट जैसा सा ही कुछ है, बट इसमें एक बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज होती है। तो मल्टीपल फॉरेन करेंसीज की हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि करेंसी, इंडिया की करेंसी की वैल्यू क्या है। सो इन इकोनॉमिक्स नीर इज एन इंडिकेटर ऑफ करंट कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब हम कंट्री की इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को देखते हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इसमें क्यों देख रहे हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट में क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि नॉमिनल एक्सचेंज रेट में दोस्तों हम एक कंट्री के साथ करते थे और यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज के एक बास्केट से हम जब कंपेयर करते हैं प्राइसेस को, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को, तो हमें पता चलता है कि इंडिया जो है डोमेस्टिक लेवल पे जो है, किस लेवल पे जो है कंट्री की इकोनॉमी चल रही है। ठीक है, नाउ नीर इज नॉट डिटरमाइंड फॉर ईच करेंसी सेपरेटली। तो इसको एक बास्केट ऑफ करेंसी के साथ देखा जाता है, इसको एक सेपरेट करेंसीज के साथ, फॉर एग्जांपल यूएसडी के साथ अलग नहीं, डॉलर के साथ अलग नहीं, पाउंड के साथ अलग नहीं, ठीक है, दिरहम के साथ अलग नहीं, दिनार के साथ, ऐसा नहीं, कुछ एक बास्केट ऑफ करेंसीज हैं, उसके कंपैरिजन में ही इसको इंडियन करेंसी को देखा जाता है। देन दिस इज नोन एज नीर। ठीक है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की बात जब करते हैं, जब हम दोस्तों इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं। ठीक है, नीर में बी एडजस्टेड टू कंपनसेट फॉर इन्फ्लेशन रेट। जब हम नीर को
इन्फ्लेशन रेट के साथ कंपनसेट करते हैं एट डोमेस्टिक लेवल, देन इट इज नोन एज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, इंडिया में इसको कंपाइल कौन करता है? नीर और रीर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रीर जो है दैट इज रियल एक्सचेंज रेट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। ठीक है, तो काइंडली रिमेंबर दिस कि रीर नीर नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो अपना रियल एक्सचेंज रेट है, ठीक है, मैनेज फिक्स फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, ये सब क्या होते हैं? ये आपके थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव में भी आपके यूज में आ सकता है। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सिलेक्टिवली यूज करना पड़ेगा, और आपको थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से याद होगा तो आप अच्छे से यूज कर पाएंगे, अदरवाइज तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपकी बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। क्वेश्चन कोई भी आ जाएगा तो इस लेक्चर से आपका एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन जो है निकलने वाला है। क्लियर है? ठीक है, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस लेक्चर और दिस लेक्चर हैज एडेड वैल्यू टू योर प्रिपरेशंस। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरी है तो यू कैन ऑलवेज मेल अस एट info@mentorspace.in। ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड, दैट इज नाबार्ड ग्रेड ए, आरबी से रिलेटेड भी है तो भी मेल करो क्वेरी। ठीक है, और भी कोई क्वेरी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, दूसरे जो आपको जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो भी रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेरी है तो कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट कॉल करोगे तो बात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए फिर दोस्तों, कोई क्वेरी है तो यहाँ पे मेल कर देना, कोर्स को जरूर चेक कर लेना। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे भी जरूर एनरोल होना और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि सारा जो है सिर्फ आपके लिए ही चल रहा है। ठीक है, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि नाबार्ड से पहले आपको हम ईएसआई का सिलेबस कंप्लीट करवा दें, ताकि सिर्फ आपका ध्यान एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ रहे। टाइम मिला तो रूरल डेवलपमेंट भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। कोर्स हमारा चल रहा है, उससे आपके करंट अफेयर, ईएसआई के नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, स्कीम्स, रिपोर्ट, सब कुछ आपको उसके अंदर मिलने वाला है। तो ऑल इन ऑल एग्रीकल्चर के अलावा हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब पे और हमारे कोर्स में एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस। ठीक है, तो आप वहां पे जरूर एनरोल कीजिए। ठीक है, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ टाइम मिला तो, जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आपके देखे ही देखे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो उनसे रिलेटेड आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर दें। ठीक है, बट टाइम की अवेलेबिलिटी है, बट आप अपनी प्रिपरेशन एग्रीकल्चर की जहां से भी कर रहे हैं करते रहें। ये सही कि यहाँ से कर लो, करंट अफेयर की यहाँ से कर लो, मतलब जहां से करना चाहो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी पढ़ लो, सबसे पढ़ लो, सब सब पढ़ सही पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लास्ट में यही कहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन प्रिपेयर हार्ड।